नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथक। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिसमें आपकी रुचि है। लेकिन हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखाई देते हैं। सरकार गिरने के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का पहला इंटरव्यू। जी हां, सामना में क्या बोले हैं उद्धव, बताएंगे आपसे कुछ ही देर बाद। शराब त्रासदी के बीच अरविंद केजरीवाल का मिशन गुजरात, सोमनाथ के करेंगे दर्शन, राजकोट में व्यापारियों से करेंगे बात। खबर भोपाल से, जहां 2 दिन रायसेन में रेलवे ट्रैक पर मिले शव को लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें शुरुआती रिपोर्ट से यह पता चला है कि मौत दरअसल कटने से हुई है। यह शव भी टेक स्टूडेंट निशंक राठौर का है, लेकिन जिस दिन निशंक का शव मिला उसी दिन पिता के मोबाइल पर बेटे के फोन से मैसेज आया और इसमें लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। दरअसल निशांत राठौर का परिवार रविवार दोपहर 3 बजे से उसके लापता होने से परेशान था। परेशान होने की वजह, जब उन्होंने निशंक की इंस्टाग्राम स्टोरी और फेसबुक पर डाली पोस्ट देखी तो पोस्ट पर निशंक की फोटो पर लिखा हुआ है, गुस्ताखे नबी की यही सजा, सर तन से जुदा। घर वाले निशंक की इस पोस्ट से परेशान होकर लगातार युवक से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फोन पर रिंग जा रही थी और फोन कट रहा था। शाम को तकरीबन 6 बजे युवक के पिता उमाशंकर राठौर को एक व्हाट्सएप मैसेज मिला, जिसमें यह लिखा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। जिसके चलते परिवार रात में भोपाल पहुंचा और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन अब रायसेन में पटरी पर मिली लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम में वजह साफ है कि मौत कटने की वजह से हुई है। भोपाल के बीटेक स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से मौत, निशंक राठौर की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, ये कई सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। रविवार को निशंक लापता हुआ था, उसके बाद रायसेन में पटरी पर उसकी लाश मिली थी। तो ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। 6 बजे पिता को मैसेज मिला, उसके बाद शाम 6:10 पर पटरी पर निशंक की लाश मिली। रविवार शाम 6 बजे पिता को मैसेज, और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, इसमें निशंक अपनी स्कूटी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नंबर प्लेट भी साफ है। ये दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें वक्त और तस्वीर और साथ ही निशंक की नंबर प्लेट सब कुछ कैद हो गया है। क्या निशंक को मारा गया है या फिर निशंक ने आत्महत्या की है, इन तमाम पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है। वो 13 को ही वो आया कि मेरे को इंटर्नशिप करना है तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद मेरी कल उससे 12 बजे बात हुई थी, क्योंकि उसकी दोनों बहनें यहाँ आई थी एग्ज़ाम देने, तो मैंने उसको बोला था कि उनसे मिल लेना, तो वो मिला नहीं था। तो मैंने उसको 12 बजे फ़ोन लगाया, मैंने कि तू क्यों नहीं मिला उनसे, तू उनसे मिलने जा। मेरी बिटिया का फिर 1:30-2 बजे फ़ोन आया, बोले पापा वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। इसके बाद मैं लगातार फ़ोन लगाता रहा, उनने फ़ोन नहीं उठाया। हुआ कि मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था क्या, वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता। भाई राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता वो। नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। क्या रायसेन जिला की सीमा में एक रेलवे ट्रैक के पास में मिला है। पुलिस द्वारा जो है उसमें संबंधित पुलिस को भी सूचना दी गई और उसकी प्रारंभिक कार्रवाई जो है शव की वो की जा रही हैं। इसमें जो पीएम किया जा रहा है
प्राइमा फेसी ये स्पष्ट नहीं है कि किस प्रकार मृत्यु हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात ये क्लियर हो पाएगा कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। पुलिस द्वारा इसमें जो अन्य एंगल हैं, उसमें जो स्क्रीनशॉट मिला है स्टेटस का, उसके संबंध में भी जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवीश, ये मैसेज की मिस्ट्री क्या है? कौन इस्तेमाल कर रहा था निशंक का फोन? किसने ये मैसेज किए, किसने ये पोस्ट किए, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स में क्या सामने आया? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कल देर रात पुलिस को मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दरअसल मौत जो है वो ट्रेन से कटने की वजह से हुई है। अभी तक इस बात को लेकर भी संशय था, क्योंकि पुलिस कुछ भी कहने से बच रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले। और कल तक अगर आप देखें तो रायसेन, जहां पर शव मिला है बरखेड़ा में, जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, तो रायसेन पुलिस भी इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब मौत की वजह सामने आ गई है, तो यहाँ पर पुलिस अब बता रही है कि ट्रेन के कटने की वजह से मौत तो हुई, लेकिन मोटिव क्या था, ये अब तक पुलिस समझ नहीं पाई है। और खासतौर से ये जो स्क्रीनशॉट इनके जो मृतक है निशंक राठौर, इसके व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम स्टेटस पे जो स्क्रीनशॉट थे इसके स्टेटस के, वो कहीं ना कहीं पुलिस को पूरी जांच में उलझा चुके हैं। पुलिस ये समझ नहीं पा रही है कि आखिरकार जिसे आत्महत्या करनी है वो इस तरीके का स्टेटस अपने मोबाइल पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्यों लगाएगा। दूसरा, उसके पिता को उसी के मोबाइल से मैसेज जाना, ये भी अब एक जांच का विषय है, और पुलिस इसीलिए जो है इस पर अभी ये साफ नहीं कर पा रही है। देखिए, अब ये तो तय हो गया है कि ट्रेन से कटने की वजह से मौत हुई, लेकिन ये पटरी पर क्यों गया या फोर्सफुली ले जाया गया, ये अभी अहम सवाल है। मोबाइल से मैसेज, क्योंकि इसी के मोबाइल से गए हैं मृतक के, तो ये इसने भेजे या कोई और इसका मोबाइल चला रहा था, ये भी अभी जांच का विषय है। घटना स्थल से जो युवक जो स्कूटी लेकर के गया था वो मिल गई, मोबाइल मिल गया, चाबी मिल गई, इसका पर्स मिल गया, तमाम चीजें मिली हैं। घटना स्थल पर किसी भी तरीके के संघर्ष के कोई निशान पुलिस को नहीं मिले, ना ही उसके शरीर पर संघर्ष के कोई निशान पुलिस को मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि भले ही कटने से हो गई हो, लेकिन उलझ गई है गुत्थी पूरी की पूरी इस एक मैसेज की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अभी भी मौत की मिस्ट्री बरकरार है, या हत्या है या आत्महत्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के शिक्षा घोटाले की, जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी। आज सुबह पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर आई है। कल रात उन्हें भुवनेश्वर के एम्स से छुट्टी मिल गई थी। कोलकाता के सीजीओ परिसर में उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी और कोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने पार्थ चैटर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 2016 में हुए कथित घोटाला के वक्त वो राज्य के शिक्षा मंत्री थे। ताजा अपडेट के लिए हम अपने संवाददाता के पास भी जाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको दिखा देते हैं कि सख्त पूछताछ से बचने के लिए पार्थ चैटर्जी ने किस तरह से बीमारी का बहाना किया। बंगाल के मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षक भर्ती में रिश्वतखोरी का जो उद्योग धंधा चलाया था, ये उसका रेवेन्यू है। लेकिन जब तक रिश्वत का ये पैसा मंत्री जी के खाते में चढ़ा था, तब तक मंत्री जी बिल्कुल फिट थे। लेकिन जैसे ही ये पैसा सरकार के खजाने में चढ़ा, मंत्री जी के दिल में दर्द हो गया, बीपी डाउन हो गया और जुबान खामोश हो गई। लेकिन ईडी ने भी उनकी तबीयत ठीक करने का पूरा इंतजाम किया था। हाईकोर्ट से ऑर्डर पर मंत्री जी को कोलकाता से एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर एम्स भर्ती करने ले जाया गया। तो व्हीलचेयर पर मंत्री जी का एयरपोर्ट पर ही सच से सामना हो गया। भुवनेश्वर एम्स में पूरा मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि मंत्री जी इतने भी बीमार नहीं हैं जितने दिख रहे हैं। बस कुछ पुरानी बीमारियां हैं जो उभर आई हैं। We have examined, we have taken the history, and we have seen him, and all the investigations, everything, that he is having a lot of chronic problem. He is having also kidney problem, thyroid, obesity, and all. So these are all chronic. At this moment, we have investigated, and we found something which is not of very serious in nature. मंत्री जी की बीमारी के लक्षण बता रहे हैं कि उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है।
ईडी की पूछताछ में अर्पिता चटर्जी ने कबूल कर लिया है कि जो पैसा मिला वो मंत्री जी का ही है। दोनों मिलकर पार्टनरशिप में 12 फर्जी कंपनियां चला रहे थे। इस पैसे को इन्हीं फर्जी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की योजना थी और 1-2 दिन में इस पैसे को अर्पिता के घर से निकाला जाना था। लेकिन उससे पहले ही ईडी अर्पिता के घर में घुस गई और मंत्री जी की तबीयत बिगड़ गई। मंत्री पार्थ चटर्जी का साथ अब ना तो उनका शरीर दे रहा है और ना उनकी अपनी ही पार्टी की सरकार। যদি কেউ চোর হয় ডাকাত হয় তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো। আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে, মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। ना तो ममता बनर्जी अपने मंत्री पर कोई ममता दिखा रही हैं, ना ईडी मंत्री जी पर कोई रहम दिखा रही है। और रही सियासत की बात तो बीजेपी इस भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शामिल होने का शक जता रही है। देखिए ये होना ही था। हम लोग बहुत खुश है कि आज पार्थो चैटर्जी जो माननीय मुख्यमंत्री और टीएमसी के वरिष्ठ नेतृत्व है, आज उनको अरेस्ट किया गया। चोरी का मामले में, दुर्नीति का मामले में देर हुआ लेकिन हुआ तो। लेकिन हम लोग का ये कहना है कि सबसे पहले जिसको अरेस्ट करना चाहिए और इंटरोगेट करना चाहिए वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि हमारा राज्य में एक पत्ता भी नहीं हिलता है उनका अनुमति बिना। तो कुल मिलाकर मंत्री जी ने जो रिश्वत कमाई उस कमाई ने उन्हें पहले अस्पताल पहुंचाया और अब मंत्री जी के जेल पहुंचने की तैयारी है। दिल्ली में कमलजीत संधू के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ऋतिक, देखिए ये पूरा का पूरा मामला अब 2 किरदारों पर आकर टिक गया है। एक पार्थ चैटर्जी हैं और दूसरी उनकी सहयोगी हैं अर्पिता मुखर्जी। दोनों के ऊपर किस तरीके के अब चार्जेस लगे हैं, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और अगली पूछताछ कब है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कल भुवनेश्वर एम्स ने बता दिया था कि बंगाल मंत्री जो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं जो एसएससी स्कैम है उसमें, तो उन्हें कहा गया है कि फिलहाल उनकी सेहत का हाल कुछ इस तरीके से है कि उनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। तो उसके फौरन बाद आज सुबह करीब 5:30 बजे के एक फ्लाइट से कोलकाता उन्हें वापस लाया गया है। मैं दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल हम जहां पर है यानी सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो ईडी के दफ्तर है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से बंदोबस्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कल कोर्ट के हिदायत के बाद अर्पिता मुखर्जी जो पार्थो चैटर्जी के करीबी है उसके साथ साथ मंत्री पार्थो चैटर्जी दोनों को इस सीजीओ कॉम्प्लेक्स में रखा गया है। अब सिलसिला है सवाल जवाब का। जो ईडी के सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिल रही है उसके मुताबिक हम ये जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी देर में आज से पार्थो चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को सवाल जवाब शुरू कर दिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी बाकायदा। और सवाल के घेरे में मंत्री इस तरीके से है कि सिर्फ 21 करोड़ रुपए उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद नहीं हुआ। ईडी के हाथ बहुत से कागजात भी लगे हैं जो सीधे दिखाता है कि एक मल्टी करोड़ स्कैम है और कैसे पश्चिम बंगाल में जो करोड़ों का एक घोटाला है। ऋतिक नजर बनाए रखिए क्योंकि ईडी की पूछताछ से अब काफी चीजें साफ हो पाएंगी। अब बात सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ की करेंगे क्योंकि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर सोनिया गांधी की पेशी होनी है। इससे पहले 21 जुलाई को सोनिया गांधी से पूछताछ की गई थी। कांग्रेस ने आज फिर विरोध प्रदर्शन का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने राजघाट पर सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है। राजघाट इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ होनी है और जैसा कि हमने पहले देखा था उसी तरह का प्रदर्शन आज एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से प्लान किया गया है। ये सरासर झूठ है। इसी ईडी ने इसी एलिगेशन पे जांच कर ली, कुछ नहीं निकला था। इलेक्शन कमीशन के पास इन्हीं आरोपों के तहत पिटीशन फाइल हुई थी, खारिज हो गई। कोर्ट में मामला गया। अब कोर्ट के ऊपर तो ईडी नहीं है,
कोर्ट फैसला करेगी जो करेगी, तब ईडी दोबारा कैसे बुला सकती है? एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, महंगाई है, इस सरकार रोजगार नहीं दे रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, हमारा फॉरेन रिजर्व्स है वो बहुत कम हो गया है, रुपया हर दिन गिर रहा है। ये रियल इश्यूज से किसान परेशान है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप लीडर्स को बुला के ईडी में बार बार बुलाओगे, ठीक नहीं। उन्होंने कारण दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनकी सेहत ठीक नहीं है क्योंकि उनको जवाब देने हैं। जो उनके सरकार में एक बड़ा घोटाला हुआ है, 144.36 करोड़ का एक और 30 करोड़ का एक एक्साइज डिपार्टमेंट में, और शराब के ठेकेदारों के साथ जो मिलीभगत हुई है उसका जवाब देना है, इसलिए उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो जब आएंगे ऐसे इवेंट पे तो मीडिया उनसे प्रश्न भी पूछेगा, तो मीडिया को अवॉइड करने का इससे अच्छा क्या तरीका कह दिया जाए कि तबीयत ठीक नहीं है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ रही हैं। मौसमी, जिस दिन पहले दिन जब ईडी की पूछताछ हुई थी तभी भी आप वहां मौजूद थी, सेम सीन आज भी दिखाई दे रहा है या आज शांति है? गुड मॉर्निंग नेहा। यहाँ पे आपको बता दें कि 10 जनपद के बाहर हम खड़े हुए हैं और 3 दिन में ये जरूर बदल गया है कि यहाँ पे पुलिस का पहरा जो है वो ज्यादा बढ़ गया है और पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। पिछली बार भी किया गया था लेकिन इस बार सख्ती ज्यादा है और नतीजा ये है कि यहाँ पे आप देखिए कि बसें अंदर खड़ी हैं, पिछली बार बाहर खड़ी थी और पूरी सड़क में पुलिस कर्मियों के अलावा आपको कोई नजर नहीं आएगा। मीडिया कर्मियों को भी बड़ी मशक्कत के बाद ही यहाँ पे आने दिया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह की रणनीति बनाई है कि वो सत्याग्रह करेगी। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जो पहले से ही भीतर थे कांग्रेस दफ्तर के 10 जनपद के बगल में, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका सोनिया गांधी के साथ जाएंगे लगभग 11 बजे का वो वक्त होगा और जो सांसद हैं कांग्रेस के वो पार्लियामेंट से बताया जा रहा है पार्लियामेंट में गांधी प्रतिमा के सामने धरना देंगे। शायद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी दल जिन्होंने साइन किया था उस चिट्ठी में कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है वो इस मार्च में शामिल हो या धरने में शामिल हो, क्योंकि 3 दिन में ये भी हो गया नेहा कि एक तरफ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री पर ईडी की गाज गिरी है और मनीष सिसोदिया पे जिस तरह से सीबीआई जांच उनकी एक्साइज पॉलिसी पर सीबीआई जांच का आदेश हो गया है, तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का क्या रुख रहता है आज वो भी देखना दिलचस्प। नजर बनाए रखिए मौसमी, लौटेंगे आपके पास। बीच गुजरात से बड़ी खबर आ रही है जहां के शराब कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल गुजरात पुलिस का ये बड़ा दावा है कि मारे गए लोगों ने शराब नहीं सीधा केमिकल पी लिया और इस मामले में ईमॉस कंपनी के गोडाउन मैनेजर जयेश और राजू को पुलिस ने अहमदाबाद से हिरासत में ले लिया है। ईमॉस कंपनी मिथाइल के बिजनेस से जुड़ी है। आरोप यह है कि लोगों को शराब देने की जगह सीधा केमिकल का पाउच दे दिया गया। कुल मिलाकर 600 लीटर केमिकल की सप्लाई हुई थी जिसमें से पुलिस ने लगभग 450 लीटर मिथाइल पकड़ लिया है जो कि इस्तेमाल होना था। मामले में 10 लोग हिरासत पे हैं। एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। मौत शराब से नहीं बल्कि केमिकल पीने से हुई है, ये पुलिस ने दावा किया है। जहरीली शराब कांड में अब तक 19 की जान गई। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गोपी, देखिए ये दरअसल कल्पना से परे है। हमने अभी तक जहरीली शराब सुनी थी, अब तो सीधे केमिकल बेचा जा रहा है। बिल्कुल नेहा, ये पुलिस ने दावा किया है और सीधा केमिकल बेचा गया है और जो सीधा केमिकल बेचा गया था वही जो लोगों ने, गांव के लोगों ने उसे कंज्यूम किया था और उसके बाद करीब अब तक 50 जितने लोग जो है वो अस्पतालों में भर्ती है, जबकि 19 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। खुद गुजरात एटीएस भी इस मामले में जुटी हुई है। जो प्रमुख आरोपी है जयेश, जिसकी फैक्ट्री में मिथाइल बन रहा था,
उसको पुलिस ने कल रात ही हिरासत में लिया है। साथ ही संजय और पिंटू, जो कि इस पूरे मामले में लोगों तक जिन्होंने सीधा केमिकल सप्लाई किया था, उन्होंने इससे शराब नहीं बनाई बल्कि उन्होंने सीधा केमिकल लोगों को दे दिया और सीधा केमिकल पीने की वजह से 19 लोगों की जान गई है। इस पूरे मामले में एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अब आ चुकी है और रिपोर्ट आने के बाद अब इसमें हत्या का मामला दर्ज किया जा रहा है। सभी जो 10 लोग हैं उनको राउंड अप कर लिया गया है पुलिस के जरिए। अब इस मामले में इन 10 की गिरफ्तारी दिखाई जाएगी पुलिस के जरिए और अब भी कई लोग अस्पताल के अंदर ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि नशाबंदी है यहाँ पे गुजरात के अंदर, दारू अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी सब लोग जानते हैं कि इलीगल दारू कितनी ज़्यादा बिकती है। तो कौन है ये लोग जो इलीगल दारू बेचते हैं? जाहिर तौर पे राजनीतिक संरक्षण है उन लोगों को, और इसका सारा पैसा कहाँ जाता है, कौन इसका माई बाप हैं इसके जो, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। गांधी और संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही मोटो रहा है। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है वह भी पूरा देश देख रहा है। सत्याग्रह का जो ड्रामा कांग्रेस कर रही है यह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं न कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? ये जो विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है, जो मुद्दों की कंगाली है, उसका नतीजा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे महामहिम राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में किस कुर्सी में बैठेंगे, कितने एंगल में बैठेंगे, इन सब विषयों को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, एक चिट्ठी ज्ञापित कर रहे हैं और उस चिट्ठी में तमाम विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। जबकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठाना चाहिए था वहीं बैठाया गया है। विपक्ष के मुद्दों की कंगाली का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके फोटो को मॉर्फ करके, उनके वीडियो को मॉर्फ करके जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ट्विटर और सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया, आज ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण उसका नतीजा है। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं से होगी।
आप सभी को पता है कि नेशनल हेराल्ड केस में 76% का स्टेक होल्डर यंग इंडिया कंपनी में सोनिया जी और राहुल जी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी 75 से भी अधिक प्रतिशत के स्टेक होल्डर हैं, तो पूछताछ किससे होगी? क्या पूछताछ सोनिया जी से नहीं होगी या नहीं होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसका गबन किया गया है एक प्राइवेट फर्म बना करके, ये प्रॉपर्टी देश के टैक्स पेयर्स की प्रॉपर्टी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम पे दी हुई प्रॉपर्टी थी। उसको एक परिवार अगर हथिया लेता है अपने प्राइवेट कंपनी में, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जवाब हर किसी को देना पड़ेगा, जो इसमें संलिप्त है उसे देना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। उनको लगता है कि उनके पास एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी मतलब हम डाका भी डालेंगे और हमसे पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो मुहावरा हिंदी का है, यदि किसी बच्चे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी इसका अर्थ क्या होता है, तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। यह होता है चोरी ऊपर से सोना जोरी, एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। और आज जब पूछताछ होगी तो हम जवाब नहीं देंगे। और यह सत्याग्रह का ड्रामा, कल जो चिट्ठी कांग्रेस पार्टी ने लिखा है अपने तमाम अध्यक्षों को, अपने तमाम नेताओं को, कि आप सभी गांधी जी के स्टैचू के नीचे, महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे खड़े होकर सत्याग्रह करें। दिस इज हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। ये दोगलापन की पराकाष्ठा है। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी, उनके नाम को धूमिल करने के लिए उनके छवि के नीचे जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो तथाकथित सत्याग्रह करेंगे। आप सोच के देखिए, महात्मा गांधी बापू जो राष्ट्रपिता है, मुझे तो लगता है वो जहां से भी देख रहे होंगे कांग्रेस के इस चरित्र को, उन्हें भी लग रहा होगा कि जो मैंने कहा था कि कांग्रेस को उस समय डिसॉल्व हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए, वो बिल्कुल सही था। बंधुगण, ये जिस प्रकार का कमोशन आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश बंद करने का प्रयास, हर जगह झड़प करने की प्रयास, ट्रैफिक रोकने की प्रयास, सत्याग्रह के नाम पे दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड ऑल काइंड ऑफ कमोशन। सोनिया जी, वी डोंट वांट कमोशन, वी वांट कन्फेशन। कमोशन की आवश्यकता नहीं, आज कन्फेशन की आवश्यकता है। 5,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है, यह पूरा मामला कोर्ट में भी गया है, आज उसमें पूछताछ हो रही है। कन्फेस करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इसका पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था, कौन इसका मुख्य षड्यंत्रकर्ता है और किस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए यंग इंडिया कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन अध्यक्षा और वर्तमान की भी अध्यक्षा और उस समय कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने यंग इंडिया कंपनी बनाकर इसका गबन किया था। कल एक चिट्ठी भी लिखी है महामहिम हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद जी को। यह चिट्ठी की प्रति कोविंद जी ने ट्वीट भी किया है, जिसमें किस प्रकार से प्रधानमंत्री भारत के लोकतंत्र के प्रति जीवंत है, किस प्रकार से वो कोविंद जी को धन्यवाद देते हैं कि आप एक साधारण गांव से उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद जिस प्रकार से आपने इस ऑफिस को, इसके गरिमा को बढ़ाया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। एवरी इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई और, हर इंस्टीट्यूशन का सम्मान करना हम में से हर किसी को आना चाहिए और हर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रही है। मुझे लगता है सोनिया जी को इस प्रकार की राजनीति को छोड़ आज ईडी के सामने प्रस्तुत होकर जो भी सच्चाई है कि किस प्रकार से उन्होंने और राहुल जी ने यह पूरा नेशनल हेराल्ड के षड्यंत्र को रचा था, उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका खुलासा सोनिया जी करेंगी। ये हम सोनिया जी से आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बार बार विपक्ष का ये कहना है कि उन्हीं राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, और अभी जो हम देख भी रहे हैं, चाहे बंगाल की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, दूसरे राज्यों पर जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है वहीं पे भी जा रही है, तो सिर्फ संयोग मात्र ही है क्या? देखिए, ये संयोग नहीं है। जहां भ्रष्टाचार है वहां जांच है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां जांच होना स्वाभाविक है। अनेकों वर्षों तक भारतवर्ष में ये सवाल उठते थे और साधारण लोग ये सवाल पूछते थे कि ये वीआईपी कल्चर इस देश में क्यों है। नेताओं के घर से अगर करोड़ों खरबों रुपए निकलते हैं तो आखिरकार उनकी जांच क्यों नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि नेताओं को एक लॉन्ग रोप दिया जाता है, एक लंबी रस्सी छूट की दी जाती है। आज वैसी परिस्थिति नहीं है। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे कोई भी राज्य हो, अगर वहां किसी के घर से रेड में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं और यदि कोई केस सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का संज्ञान मेरिट के आधार पर लिया है, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन करेगी। किसी प्रकार का रोक टोक सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। आज देश भर में करगिल दिवस मनाया जा रहा है। पूरा देश करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन कर रहा है। करगिल की जंग 60 दिन से ज्यादा चली थी और इस जंग को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। इस जंग में पाकिस्तान से लड़ते हुए भारत के 527 जवान शहीद हो गए थे। अब से थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। ये आज सुबह की तस्वीरें वॉर मेमोरियल की, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। 60 दिन तक करगिल युद्ध चला जिसमें 527 जवान शहीद हो गए थे। पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं, कहीं लंगर लगाया जा रहा है, कहीं पैर भी दबाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारी कांवड़ियों की सेवा में लगे हुए। भोलेनाथ के चरणों में कांवड़िए फूल चढ़ाएं, उससे पहले कांवड़ियों के चरणों में फूल चढ़ाए जा रहे हैं। जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए हैं, स्वागत कक्ष बनाए गए हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी, एसपी, डीएसपी, एएसपी, इंस्पेक्टर, सिपाही, हवलदार सब हैं तैयार। हम स्वागत करते हैं आपका शीश नवाकर, अभिनंदन, वंदन, रोली, चंदन, फूल चढ़ाकर। सबसे पहले तो ये निर्देश दिया कि खुद अधिकारी मौके पर रहें, मैजिस्ट्रेट्स रहें, पुलिस ऑफिसर्स रहें, सीओ, एसडीएम्स रहें, एडिशनल एसपी, एडीएम्स रहें और डीएमएसपी खुद, और कमिश्नर्स और डीआईजीज और आईजीज और एडीजीज भी खुद मौके पर चले। जहां जहां कांवड़ यात्राएं हैं, जो एनएच हैं, बाकी सब जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, सब सड़कों की मरम्मत कराई गई। जितने कांवड़ कैंप हैं उन पे कांवड़ जो संघ हैं उनके साथ बैठक करके उनकी अनुमति दी गई और सभी जगह जहां जहां जरूरत थी ट्रैफिक के डाइवर्जन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तो बाकी काम बाद में होगा। सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी भी अधिकारी के क्षेत्र में किसी भी कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए हैं साहब। आओ मेरे नाथ, तरस गई अखियां। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी आज बागपत की तरफ निकलकर पुष्प वर्षा कांवड़ियों पर जो है सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अलावा मेरठ और बागपत क्षेत्र में जो है हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा अलग से भी मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रही है। जाहिर सी बात है कि सीएम साहब का आदेश अधिकारी कैसे नहीं मानेंगे, और मानेंगे क्या, मान रहे हैं। अमरोहा में ब्रिजघाट के सब इंस्पेक्टर को देख लीजिए। एक कांवड़िए की सेवा पूरे भक्ति भाव से कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। तो क्या हुआ जो बाबा धाम नहीं जा पाए, यहीं पर सेवा करके सुख उठाएं, है कि नहीं।
मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा भाव में शामिल हो लेता हूँ। तो मैं अपने मोटरसाइकिल में कुछ दवाइयाँ मुँह वगैरह लेके चलता हूँ। कहीं लगता है ऐसा, क्योंकि पूरा रोड कांवड़ियों का है, तो वहीं अपना थोड़ा सेवा कर दी। तो वहीं जो है कुछ कांवड़ियों के अपना लगा के, पैर ज़्यादा थके हुए हैं तो मुंह लगा करके मालिश करके कुछ पेन किलर दे के उनको सेवा की थी। पुंडीर साहब तो अपने हिस्से का पुण्य कमा गए। अब देखिए मुरादाबाद की तस्वीरें। डीजे की धुन पर डोल रहे हैं कांवड़िए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इन कांवड़ियों पर ये जो फूलों की बरसात हो रही है, उसका इंतजाम मुरादाबाद के एसडीएम और एडीएम ने किया है। कांवड़ियों पर फूल बरसाएंगे, मोक्ष कमाएंगे, है कि नहीं? ऐसी एक तो नहीं, पूरे यूपी में अलग अलग शहरों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई जहाज से मुआयना कर रहे हैं कि किसी भी तरह की दिक्कत कांवड़ियों को न होने पाए। और सच पूछिए तो जिले के अधिकारी भी मंत्रमुग्ध हैं, भोले मैं हैं। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में अभी कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ है, पर उद्धव सरकार के फैसलों को पलटते हुए आरए में मेट्रो शेड बनाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आरए कॉलोनी की हैं, जहां सोमवार को मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ काटे गए। इसके लिए पुलिस ने आरए के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी और उस रूट पर आने जाने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए। इससे यहां आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जाम हो गया है, पूरा जाम। अभी इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा। एक्चुअली आज बंद है, तो बाहर सिग्नल पे भी बहुत ट्रैफिक लगा था, जो जहाँ पर मुझे 20 मिनट्स यहाँ से सिर्फ यहाँ पहुँचने में लगा। तो बहुत दिक्कतें आ रही है और बारिश का समय है, रास्ते में भी बहुत खड्डे हैं, ट्रैफिक बहुत लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम्स तो आ रही है। अभी ये रास्ते पे देखते यहाँ से जा रहे हैं, अभी मोस्ट ऑफ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, तो ट्रैफिक वहाँ पर भी होगा। कुछ डेवलपमेंट वर्क के लिए का जो आरए रोड है ये एक दिन के लिए बंद किया है, यानी कि 25 तारीख के मॉर्निंग से लेके 25 तारीख के लेट इवनिंग तक। आरए के नागरिकों के अलावा किसी और को आरए के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। रविवार को आरए में प्रदर्शन हुआ था, इसलिए सोमवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन न करने की चेतावनी वाले नोटिस भेजे। पिछली उद्धव सरकार ने आरए की जगह पर्यावरण का हवाला देते हुए मेट्रो 3 के कार शेड को कांजूर मार्ग में बनाने का फैसला लिया था। डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव के फैसले को पलटते हुए आरए में ही मेट्रो का कार शेड बनाने का फैसला लिया। इसके बाद सोमवार को आरए में कार शेड के लिए पेड़ काटने का काम शुरू हो गया, जिसके लिए गोरेगांव से पवई तक आरए जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया गया। आरए में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। आरए में शुरू हुए काम पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, 2 लोगों की कैबिनेट महाराष्ट्र की राजधानी से लापता है, क्योंकि उन्हें बार बार राष्ट्रीय राजधानी से समन आता है। उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक वातावरण की चिंता है, किसी और वातावरण की नहीं। शर्म की बात है कि मुंबई के हरे फेफड़ों को खत्म किया जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए ट्वीट किया, अगर देवेंद्र फडणवीस को ये भरोसा है कि मुंबई आरए पर कब्जे के मुद्दे पर उनके साथ है, तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के पेड़ काटते। तब मुंबई के लोग बताएंगे कि वो आरए और उनके बारे में क्या सोचते हैं। सूत्रों की माने तो अगले 3-4 दिन तक आरए में पुलिस की तैनाती रहेगी। हालांकि जहां मेट्रो कार शेड बनना प्रस्तावित है, सोमवार को वहां पेड़ नहीं कटे हैं और न ही कंस्ट्रक्शन का कोई काम शुरू हुआ है। पर आरए में मेट्रो रैक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है, इसलिए माना जा रहा है कि कार शेड का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।